हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और जैसा कि मैं आशा कर पा रहा हूं कि आप सभी लोग इस परिचर्चा से जो है ना लाभान्वित हो रहे होंगे और इस परिचर्चा को, जो डेली होने वाली परिचर्चा को, अपने तैयारी में शामिल कर रहे होंगे। कैसे? स्टैटिक पोर्शन में इसको साथ जो करंट इवेंट है और उनसे जो प्राप्त जो इंफॉर्मेशन है और जो कंसेप्ट है उसे अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, जिससे कि हमारे पास कुछ समय के बाद जो है, लगातार अगर हम इससे जुड़े रहते हैं तो कुछ समय के बाद हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन और कंसेप्चुअल बिल्डिंग हमारी ठीक ठाक हो जाती है, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और हमारी सहायता करेगी हमारी समझ विकसित करने के लिए और हमें सफलता दिलाने के लिए। जो करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा बर्डन है और परीक्षा में जो महत्व बढ़ गई है, उस दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो रणनीति की दृष्टि से हमने बात किया है, ये एक छोटा सा संदेश था, मैसेज। चलिए आज हम लोग अपनी सबसे पहले आज 10 सितंबर के न्यूज़ टुडे के अंक में जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उससे आज की बात शुरुआत करते हैं। जो पहला न्यूज आर्टिकल होगा वो है नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता। जाहिर सी बात है, नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और उसमें इस प्रकार की जो राजनीतिक तख्ता पलट हमने देखा अचानक से, जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये सामने आई न्यूज, तो काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, सीपी राधाकृष्णन जो कि अभी नए उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, उससे संबंधित, उस पद से संबंधित जो विभिन्न आयाम हैं उसे हम लोग देखेंगे इस न्यूज आर्टिकल में। उसके बाद यूनिसेफ के द्वारा बाल पोषण रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, उसके डिफरेंट आयाम को, जो उसमें की पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, जैसा हमने पहले भी इसमें चर्चा किया है इस अंक में, कि महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, जिसमें यूएन से संबंधित संस्थाएं जो कि स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य सुरक्षा, गरीबी, भुखमरी आदि पे काम करती हैं या उस पर आधारित है, वो हमारी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 जो कि प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण स्पेशली, और हमारे शहरों में जो होने वाला वायु प्रदूषण है और उसके लिए जो सरकारी पहल है, सरकार के द्वारा की जाने वाली पहल है, उससे संबंधित होगा। उसके डिफरेंट आयाम हैं। उसके बाद अंत में ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना जो कि अंडमान निकोबार से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, वहां की एक आमूल चूल बदलाव करने वाले विकासात्मक परियोजना के एक एम्बिशियस जो है ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित है। उसके डिफरेंट आयाम हम लोग देखेंगे कि क्यों चर्चा में है अभी। उसके साथ साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां भी हैं। क्या है संक्षिप्त सुर्खियां? जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A है जो कि राजनीतिक दलों से संबंधित है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम है, यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज है, यूरोपीय संघ द्वारा भारत के समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन, इससे संबंधित इंडिया एनर्जी स्टैक है। इस तरह के जो शॉर्ट न्यूज हैं वो है। अंत में हम लोग देखेंगे एक सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व गोविंद बल्लभ पंत, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज के पहले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल, नेपाल में हुई राजनीतिक अस्थिरता। शीर्षक क्या है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने जेनजी के हिंसक प्रदर्शनों के कारण इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री को अंततः ये जो अचानक से भड़की जो हिंसा थी, मतलब वहां पे जो है ना कुछ दिनों से जो है ना ये इस प्रकार के जो घटनाक्रम हो रहे थे, उसके कारण वहां की सरकार को जो है ना इस्तीफा देना पड़ा और प्रधानमंत्री को देश छोड़कर जाना पड़ा। और जो पिछले 1-2 दिनों के जो घटनाक्रम है उसमें देखने को ये मिला कि ये भीड़ तब हिंसक हो गई जब सरकार के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया और इस क्रम में वहां के संसद तक को जो है ना घेर लिया गया और वहां पे कार्रवाई किया गया आंदोलनकारियों के द्वारा। और ये काफी प्रदर्शन जो है ना हिंसक था, यहां तक कि बहुत सारे नेताओं मंत्रियों के घरों में आगजनी की गई, इस प्रकार की घटनाएं देखी गई। और यहाँ पे एक टर्म आया जेनजी, ये हिंदी में जेनजेड लिखा हुआ है तो इसको जेनजी ही बोलेंगे क्योंकि टर्मिनोलॉजी यही है। सामान्यतः जो है युवा वर्ग के लिए ये संबोधित किया जाता है टर्मिनोलॉजी, हम और आप आज के समय में इंटरनेट एज में ये प्रचलित शब्द है, ये जेनजी, जेन अल्फा। तो उनके द्वारा क्यों? क्योंकि ये जो विरोध प्रदर्शन थे उसमें उनकी संख्या काफी देखी जा रही है और ये पूरी तरह से क्या है, डिजिटल क्रांति के रूप में बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जेनजी जो कल्चर है वो क्या है,
मोबाइल से संबंधित है, इंस्टाग्राम रील से संबंधित है, शॉर्ट से संबंधित है, उससे जुड़ी हुई है। तो ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन था, प्लानिंग थी, उसका संबंध जो है डिजिटली बताया जा रहा है। और इससे पहले भी विश्व में अनेक स्थानों पे हमने इस प्रकार की और घटनाओं को देखा है और आंदोलनों को देखा है, जो बड़े सरकारों को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसमें भी इस प्रकार की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भूमिका देखी गई है और युवा जनसंख्या जो है उसकी भूमिका देखी गई है, जो कि आज नेपाल में सामने आई है। तो यहाँ पे यही है। और क्या इसी के कारण क्या है, सरकारी इमारतों और इस प्रकार की जो हिंसक घटनाएं देखी गई और काफी भीड़ जो है काफी उग्र थी, उसके कारण नेपाल के प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना पड़ा और देश की अस्थिर राजनीतिक स्थिति में पहुंच गया है। अभी वर्तमान में वहां पे एक वॉइड की स्थिति है, शून्य की स्थिति है कि अगली सरकार का मुखिया कौन होगा, सरकार कैसे चलाई जाएंगे, क्योंकि जो विभिन्न पदों पे, जो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए जो प्रधानमंत्री और मंत्री जो वहां पे, उनके द्वारा कुछ किसी प्रकार का कोई आधिकारिक वक्तव्य सामने नहीं आया। चलिए कि अब देखते हैं क्या नेपाल में संकट के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, महत्वपूर्ण कारक, कि क्या कौन से ऐसे घटनाक्रम रहे जिसके कारण नेपाल में इतने बड़े बदलाव हुए और इतना बड़ा उग्र हिंसक जो आंदोलन सामने आया और जिसमें कि युवाओं की भूमिका रही। तो सबसे पहले क्या, जेनजी जो ये वर्ग है, जो युवा वर्ग है, उसकी नाराजगी क्यों, उसकी नाराजगी सामान्य तौर पे ये है, आप समझ सकते हो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या जेनजी क्या है, ये कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा भाग है, क्योंकि युवा लोग हैं और उनको क्या चाहिए, जो बेसिक नीड है, जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी और जो अन्य जो आधारभूत विशेष सेवाएं हैं या सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा राज्य की जिसमें भूमिका होती है, उसकी अपेक्षा होती है। एक दूसरा क्या है, रोजगार की के अवसर, आय और रोजगार के अवसर होने चाहिए, जिसके आधार पे ये आंदोलन खड़ा किया गया, या ये आंदोलन में, इस आंदोलन के पीछे पृष्ठभूमि में इन्हीं कारणों से उनके अंदर गुस्सा था। क्यों? क्योंकि उच्च बेरोजगारी दर यहाँ पे लोगों को परेशान कर रहा था और इस पे चर्चा की जा रही थी विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और उसका भ्रष्टाचार, सरकार में फैला व्याप्त भ्रष्टाचार और नेताओं, उनके परिवारों के द्वारा क्या एक विलासितापूर्ण जीवन शैली। तो कुल मिलाकर क्या, जो ये व्याप्त असमानता थी, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, इन सब कारणों से यहाँ पे ये इस प्रकार का गुस्सा फूटा है सरकार पे, जिसमें कि जेनजी की भूमिका है, ग्रुप की असहमति का दमन। और क्या, जब ये गुस्सा सामने आया, सड़कों पे आया, तो इस पे वर्क फोर्स, मतलब जो फोर्स लगा, बल का प्रयोग किया गया सरकार के द्वारा, वो काफी महत्वपूर्ण यहां पे बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने ट्रिगर किया, क्या हुआ उसमें, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रातों रात वहां पे बैन लगा दिया गया, जिस कारण से गुस्से में अचानक से तीव्रता आई और सड़कों पे लोग आ गए, जो कि अभी तक कम्युनिकेशन का साधन मान रहे थे अपनी बातों को कहने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को। तो इसलिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को दबाने का और अभिव्यक्ति के मुख्य माध्यम को छीन जाने के रूप में इसे देखा और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन सड़कों पे आकर शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास और अपनी विरोध को, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं बचा। राज्य की अत्यधिक प्रतिक्रिया यही है कि अधिकारियों के जो प्रदर्शन, उसमें देखा गया कि जो सड़कों पे लोग आए थे, जो युवा जनसंख्या थी, जेनजी, तो उनपे जो काफी कड़ी कार्रवाई की गई यहां पे। ठीक है, तो ये हमारा कारण रहा यहां पे। अब इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं, भारत के लिए क्या इसके निहितार्थ है? जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि भारत का ये पड़ोसी राष्ट्र है जिससे सीमा साझा होती है, तो इसके विभिन्न निहितार्थ हो सकते हैं, राजनीतिक, कूटनीतिक, उसके साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक। क्यों? क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। हमारे भारत और नेपाल में सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक संबंध ही नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी है। जो इंडियन डायस्पोरा है वो दोनों ओर रह रहा है और उसमें जो है ना, संबंध जो है, विवाह का संबंध, वैवाहिक संबंध भी है और जो सामाजिक संबंध भी है और आज तक भी है। तो जिस कारण से उसका प्रभाव पड़ सकता है विभिन्न आयामों में। उन्हीं आयामों को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? क्षेत्रीय अस्थिरता। क्षेत्रीय अस्थिरता को हम लोग जब
इंटरनेशनल रिलेशन में देखते हैं तो किसी भी क्षेत्र विशेष में होने वाले जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसके संदर्भ में देखा जाता है। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र क्या है? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में भारत और भारत का पड़ोसी राष्ट्र। अगर इसमें स्थिरता की बात की जाती है, राजनीतिक स्थिरता मतलब क्या? एक राजनीतिक फ्रेमवर्क बने जिसपे कि राजनीतिक क्या कंसेंसस बिल्डिंग हो, सहमति हो सभी राष्ट्रों के द्वारा, जिससे कि अपनी सुरक्षा विकास को लेकर आगे बढ़ पाए भविष्य में। तो अगर इस स्थिति में हम लोग देखते हैं तो क्या दक्षिण एशिया में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें जहां भारत और पाकिस्तान की जो संबंध हैं हमेशा से कटु रहे हैं और उसमें काफी उतार चढ़ाव पूर्ण रहा है। और पाकिस्तान में क्या राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा है, एक प्रजातांत्रिक सरकार का वहां पे अनुपस्थित रही है। श्रीलंका में उस तरह की स्थिति है, बांग्लादेश में उस तरह की स्थिति है, जो अभी तक एक सरकार प्रजातांत्रिक सरकार के अंतर्गत चल रहा था, लेकिन पिछले साल अचानक से घटनाक्रम हुआ और वहां भी जो तख्ता पलट हो गया। तो इस प्रकार से दक्षिण एशिया की स्थिति क्या है? राजनीतिक रूप से अस्थिर है। तो अगर भारत को अगर इसमें कुछ इनिशिएटिव लेना है, कुछ पहल लेना है, राजनीतिक पहल, तो उसमें भारत के लिए ये काफी मुश्किल स्थिति होगी कि किसी भी चुने हुए सरकार की अनुपस्थिति में बात करना, एक मंच पे लाना काफी मुश्किल होगी। तो एक एक करके क्या हम लोगों ने यही देखा, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, तो इन सब में, और पाकिस्तान पहले से है, ठीक घटनाक्रम में। उसके बाद भारत के लिए जोखिम क्या है? भारत के लिए जोखिम, जो सबसे पहला जोखिम है सीमा पे कि पड़ोसी देशों में अशांति भारत के व्यापार, बाजारों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और विप्रेशन से बुरा असर डालती है। क्योंकि आवाजाही है आर्थिक रूप से, तो व्यापार भी है स्थानीय स्तर पे, और वहां पे जो डायस्पोरा रह रहा है तो उसमें जहां लोगों का आना जाना होगा, रिफ्यूजी क्राइसिस की स्थिति बन सकती है। यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस, शरणार्थी और प्रवासन की चिंताएं बढ़ सकती हैं। वहीं आर्थिक रूप से भी ये हमें परेशान करने वाला हो सकता है। सुरक्षा निहितार्थ क्या है? सुरक्षा निहितार्थ हम लोग समझ सकते हैं कि जब यह अस्थिर सरकार होगी तो उनके साथ कूटनीतिक संबंध की स्थापना करने में, कूटनीतिक संबंध मतलब नीतिगत स्तर पे अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से बात करता है तो उसे कूटनीतिक संबंध बोला जाता है। तो कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए दो पार्टी का दो वैलिड रूप से जो निर्वाचित पार्टी का होना आवश्यक है, मतलब चुनी हुई सरकार का, प्रजातांत्रिक सरकार उसमें आदर्श स्थिति में होती है, जो कि नेपाल में अब एब्सेंट है। और नेपाल में के लिए जो नीति थी हमारी, या नीति है, उसको वहां पे पालन कर पाना, उसका कार्यान्वयन कर पाने में ये काफी बड़ी चुनौती बन के उभर सकती है। और जिस प्रकार के घटनाक्रम पहले हुए हैं और वहां पे चीन की आक्रामक उपस्थिति दिख रही है, और चीन के साथ साथ चीन पाकिस्तान नेक्सस के कारण, गठबंधन के कारण दोनों देशों की उपस्थिति दिख रही है, उनके इन सब के कारण जो है ना, भारत की सुरक्षा स्थिति पे ये गंभीर चिंता के रूप में उभर सकता है। ठीक है, तो ये सुरक्षा निहितार्थ है। कूटनीतिक चुनौतियां हमने देख लिया कि लंबे समय तक चलने वाले अशांति पड़ोसियों के साथ क्या भारत के रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध पे दबाव डाल सकती है। क्योंकि हमने देखा कि बड़े पैमाने पर हमारी जो है ना भारतीय डायस्पोरा दोनों सीमा के दोनों पार, तो जिस कारण से हम अपनी नीतिगत जो संबंध है उसको आगे बढ़ाने में, स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाने में, ठोस रूप से आगे बढ़ाने में सफल हों, ये इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। क्या? सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। संवैधानिक व्यवस्था में दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का पद। हमने अभी देखा कि किस घटनाक्रम में, किस नाटकीय तरीके से जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनका इस्तीफा हुआ और उससे वो ये पद खाली हो गया, और उसी उसके बाद ये चुनाव की बात हुई और इनका निर्वाचन हुआ। सीपी राधाकृष्णन का, जो इससे पहले कहां थे, महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में स्थापित थे, तो उनका चुनाव हुआ। इनके इसमें ये हमने देखा यहां पे न्यूज आर्टिकल में ये जो सामने है, यहां पे उपराष्ट्रपति पद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि संविधान से जुड़े हुए हैं। क्या है कि संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा। मतलब संविधान में राष्ट्रपति के बारे में तो बताया गया है
क्लियरली कि उपराष्ट्रपति का पद ही इसलिए है कि राष्ट्रपति जब अनुपस्थित हो तो उसके स्थान पे क्या उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, राष्ट्रपति की भूमिका में होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ही नहीं दिया गया। इसका मतलब ये पद अभी तक रिक्त था। एक दूसरा, लेकिन क्या है कि अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 63, जिसमें बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिस प्रकार से हमने देखा है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के लिए, यही सेम सेंटेंस कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि कभी भी इसका पद जो है रिक्त नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता, और इस पद को हटाया नहीं जा सकता। हमेशा ये पद बना रहेगा, और जैसे अगर रिक्ति होती है विभिन्न कारणों से, इस्तीफे के कारण से, और खराब स्वास्थ्य के कारण से, और या मृत्यु के कारण से, जल्दी से जल्दी इसका निर्वाचन करना होगा, जिसके कारण से, जिसके तत्वावधान में अभी निर्वाचन हुआ, चुनाव हुए और ये पद इन्होंने ग्रहण किया। ये बैकग्राउंड था, हमने समझ लिया। उसका अनुच्छेद 64 में यही दिया गया है कि ये कार्य क्या करेगा। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 65 के बारे में ही पढ़ा। क्या पढ़ा? कि अनुच्छेद 65 कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति किसी भी कारण से हो सकती है, खराब स्वास्थ्य हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, देश के बाहर रह सकते हैं राष्ट्रपति, तो वहां पे राष्ट्रपति के पद पे कार्य करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। 63 के बाद जो है अनुच्छेद 65 आप ध्यान कर रखेंगे, और उसके बाद हम लोग 64 देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जब राष्ट्रपति है तो उस समय उपराष्ट्रपति क्या करता है। बेसिकली राष्ट्रपति क्या, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति मतलब जो उस पद पे रहने के कारण, जो उस पद को संभाले, राज्यसभा के सभापति के तौर पे, और राज्यसभा के कार्य संचालनों को ध्यान देना है। चलिए, और नेक्स्ट आयाम को हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए पात्रता दी गई है। क्या है उपराष्ट्रपति के लिए पात्रता? सबसे पहले अनुच्छेद ध्यान रख कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न जो हैं, इस तरह के जो आर्टिकल हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं इस तरह के आयाम? इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आजकल जो डिफरेंट स्टेटमेंट वाले प्रश्न पॉलिटी से संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था से भी, विभिन्न पदों, विभिन्न संस्थाओं, उनके बारे में दे दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो है कार्यालय है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च पद है, तो उससे संबंधित सारे आयाम, जो महत्वपूर्ण आयाम हैं, हमें ध्यान रखे जाने चाहिए हमारे द्वारा, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज 3-4 स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि 2-3 स्टेटमेंट ऐसे हो करंट से संबंधित हो, और एक स्टेटमेंट ऐसा स्टैटिक दे दिया जाए, तो उसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पात्र होना चाहिए, राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, लाभ के पद पे मतलब वेतन, पेंशन या किसी प्रकार का भत्ता अगर वो विड्रॉ करता हो तो उसे लाभ का पद सामान्य रूप में किसी प्रकार से लाभ दिया जाता है तो उसमें माना जाता है, उस पे ना हो। तो ये क्या है? 3 यहाँ पे क्राइटेरिया हमने देख लिया। राष्ट्रपति के पद में भी आप लोग ध्यान करेंगे। इसमें मैं साथ साथ राष्ट्रपति के पद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, इससे तो संभावना है ही, साथ में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को एक तरह से जोड़कर देखा जाता है, तो उससे संबंधित कंपेयर करते हुए भी प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ये, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा। एक बड़ा सा स्टेटमेंट देख के तो 2-3 स्टेटमेंट इस तरह से दे दिए जाएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव या राष्ट्रपति की पात्रता कैसे समान है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खास करके प्रीलिम्स में। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले क्या, अब देखेंगे यहाँ पे मैं बार बार बोलूंगा राष्ट्रपति में क्या प्रोविजन है, और जहां पे आप भूलो तो आप आज जाकर रिवाइज करोगे, ये आपका एक तरह से होमवर्क भी हो जाएगा। यही मैं बात शुरुआत में बोल रहा था कि कैसे आप अपने स्टैटिक पोर्शन से करंट इवेंट से संबंधित जो आयाम है उसको जोड़कर हम लोग पढ़ते जाएंगे, जिससे कि 2-3 महीने के बाद हमारी स्थिति जो है ना काफी अच्छी होगी। इंफॉर्मेशन के आधार पर, संकल्पनागत आधार पर देखते हैं। पहला, नामांकन। तो नामांकन कैसे होता है? क्या प्रस्तावक 20, अनुमोदक 20, राष्ट्रपति में कितना होगा? 50-50 दोनों। क्लियर है? चीजें नहीं याद हैं तो आप रिवीजन करेंगे। और 15,000 की जमानत राशि और वर्तमान मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज का प्रमाण पत्र देना होता है। ये सब भी स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण पद है तो
ऊपर से 4, 5, 6, 7 जो महत्वपूर्ण पद है उससे संबंधित जो अर्हताएं हैं, उससे उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसके निष्कासन की जो प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये अपेक्षा है आपसे। जैसे क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, इस तरह से जो निर्वाचन आयोग है, इस तरह से जो महत्वपूर्ण पद हैं वो ध्यान रखना चाहिए। मतदान की प्रक्रिया क्या है, ये वही एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, राष्ट्रपति में भी होता है, द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं और सभी सदस्यों में क्या लिखा हुआ है, चुने हुए और नामित दोनों। राष्ट्रपति में क्या होता है, नामित सदस्य हिस्सा लेते हैं, ध्यान करेंगे, नामित सदस्य राष्ट्रपति में हिस्सा नहीं लेंगे। और क्या राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें भूमिका होगी, नहीं होगी। इन सब की भूमिका कहां होगी, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ध्यान रखिए ये अंतर है, ये अंतर प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड नहीं होगा, यहां पे होगा, और स्टेट के, तो ये मैंने लिख दिया, ये ऑड है, जो कि यहां पे क्या, चुने हुए और नामित सदस्य। ये हो गया अनुच्छेद 66 के अनुसार मतदान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये तो सेम है, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है कि मतलब एक निश्चित अनुपात में आपको वोट लाना है, जितने भी वैलिड वोट हैं, वैध मत जो है आपको लाना है, ठीक है। उसके बाद और ऐसे चुनाव मतदान गुप्त मतदान के द्वारा और एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ये दोनों कॉमन है, ये ठीक ठाक। उपराष्ट्रपति चुनाव में डाले गए प्रत्येक मत का मूल्य कितना होगा, समान, अर्थात 1। तो इस बार क्या कुल जो वैध मत है जिसमें परसेंटेज निकाला गया वो नंबर कितना था, 752, ये ध्यान रखिएगा, 752, जबकि कुल नंबर कितना है 781। तो इसमें से कुछ जो है एब्सेंट हो गए और कुछ जो है इनवैलिड हो गए वोट, तो बचा यही 752, जिसमें जो विनिंग कैंडिडेट है जो सीपी राधाकृष्णन है हमारे, उन्हें आया 452 और इन्हें आया 300, मतलब लीड कितनी की थी, 152 की। तो ये एक तरह से है, तो ये राजनीतिक मुद्दा एक तरह से, तो संवैधानिक वाला पार्ट हमने तो देख लिया, जो प्रोविजन इस पद से जुड़ा हुआ है। कुछ राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो वर्तमान जो सत्ताधीश पार्टी है, क्योंकि ये सीपी राधाकृष्णन किसके कैंडिडेट थे, जो सत्ताधीश एनडीए दल है, हाँ, उनके कैंडिडेट थे ना ये, एनडीए के। और इसमें बीजेपी के पास कितनी सीट थी यहां पे, इससे कहीं कम 427, मतलब उससे अधिक यहां पे वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब क्या, जो ऑपोजिशन पार्टी या उसके पहले खुलकर उनके पक्ष में नहीं थे, उनके द्वारा भी वोटिंग उनके पक्ष में, सत्ताधीश पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में किया गया है। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है, जो ऑपोजिट ब्लॉक है, जो इंडिया ब्लॉक बोला जा रहा है, जो कांग्रेस लेड है, जो कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, जो बड़ा उसमें दल है जिसकी चर्चा हम लोगों ने सुना, उनकी जो वोट जो है ना, यहाँ पे कुछ पार्टियों के द्वारा यहाँ पे आए हैं। तो ये अपने आप में, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसी तरह से वोट का जो है ना बंटवारा, विभाजन होता है। तो ये भी टर्मिनोलॉजी हम लोग सुनेंगे, तो इसलिए मैंने एक आयाम ये बता दिया है ये। और ये भी हम लोग बताया जा रहा है कि इस तरह से नैतिक जीत बताई जा रही है सत्ताधीश पार्टी के द्वारा, क्योंकि अपोजिशन अपनी एकता को बचाकर नहीं रख पाया। तो इस तरह से भी सिंबॉलिक रूप में भी राजनीति को देख सकते हैं। और ये मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप इस तरह के शब्दों का, इस तरह के टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट न्यूज क्या है, वही विकास परियोजना से संदर्भ में है, काफी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के दृष्टिकोण से और हमारे भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये विकास परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, केंद्र ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में आदिवासी अधिकारों को लेकर उठ रही चिंताओं पर रिपोर्ट मांगी है। ग्रेट निकोबार, ये देखेंगे क्या, अंडमान और निकोबार आइलैंड है, अंडमान में डिफरेंट आइलैंड्स हैं और उसके बाद यहां पे निकोबार आइलैंड्स है। सबसे नीचे ये ग्रेट निकोबार दिख रहा है आप लोगों को, रेड से मैं कर दे रहा हूं। ये ग्रेट निकोबार जो है, यहां पे कैंपबेल बे है और गैलेथिया बे है, नेशनल पार्क है। ये दोनों नेशनल पार्क हैं, कैंपबेल बे और
गैलेथिया, दोनों नेशनल पार्क हैं, ठीक है, दोनों नेशनल पार्क हैं। मतलब जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे अंतिम पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसी के अंतिम छोर पे है, तो यहीं से संबंधित है ये योजना जो है। योजना तो वैसे पूरे के पूरे अंडमान निकोबार के विकास के दृष्टिकोण से है, लेकिन जो ये आदिवासी अधिकारों को लेकर जो चिंताएं इस निकोबार द्वीप परियोजना के संदर्भ में आ रही है, वो यहीं से संबंधित है। तो मैप को हमने समझ लिया। अब ये चिंताएं क्या है? आदिवासी परिषद की शिकायतों से जुड़ी थी, जो वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी लोगों के अधिकारों की पहचान और उनके निपटान से संबंधित था। अब देखो हम लोग क्या है कि वन अधिकार, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये हमारे देश में लागू है। ये क्या करता है? वन क्षेत्र के संरक्षण से संबंधित है, सिंपल। और सिर्फ वन क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि वन क्षेत्र में रहने वाले, निवास करने वाले जो आदिवासी समुदाय है, जो वर्षों से, हजारों वर्षों से उस जंगल में रह रहे हैं और संरक्षण प्रदान कर रहे हैं उसे, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, और उसके बाहर के जो वहां के बाहरी हैं उनसे उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। जो जिनके साथ कि इससे पहले, मतलब स्वतंत्रता से पहले, विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार किए गए और उनके सारे अधिकार, जो जल जंगल जमीन का जो अधिकार था, जो सांस्कृतिक अधिकार थे, उनसे छीन लिए गए थे। यहां तक कि जो वन उत्पाद है जिसपे उनकी जीवन आश्रित होती थी, जो कि वो सिर्फ चुनने से संबंधित था, लकड़ियों चुनने से संबंधित था, कुछ फल चुनने से संबंधित था, फूल चुनने से संबंधित, वो भी उन्हें नहीं दिया गया था। तो उसी प्रकार से स्वतंत्रता के बाद से लगातार ये मांग हो रहा था कि जो वन निवासी हैं, जो इस प्रकार के आदिवासी समूह हैं, जो वन क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें कुछ अधिकार लिखित तौर पे, कानूनी तौर पे दी जानी चाहिए, जिससे कि राज्य भी ना छीन सके। और तो यही व्यवस्था बनाई गई, क्या? वन अधिकार अधिनियम 2006 में। मतलब सबसे पहले तो आजादी के पहले का कानून चल रहा था वन अधिनियम, जिसे संशोधित करके वन अधिकार अधिनियम बनाया गया, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही था कि जो वहां जो आदिवासी हैं उन्हें इस प्रकार के शोषण से बचाना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना, उनकी संस्कृति को, उनके अधिकारों को। उसके तहत क्या एक संरचना है कि जिला स्तर पे कमेटी काम करती है, सब डिवीजन स्तर पे काम करती है, ये डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, और ये नीचे जो है ग्राम सभा काम करती है, ठीक है, ग्राम सभा काम करती है। तो जो भी नीति निर्णयन होता है, जो डिसीजन मेकिंग होगा, उसमें इस प्रकार की इनकी भूमिका जो है रहती है। ये हमने पंचायती राज व्यवस्थाओं में भी देखा है, जहां पर पंचायती राज प्रणाली काम करती है, कैसे स्थानीय स्तर पे, स्थानीय स्तर के जो नियम हैं, कानून हैं, जो वहाँ के रिचुअल्स हैं, जो प्रथाएं हैं, उनको कैसे हम लोग समावेश करते हैं वर्तमान कानून के अंदर, और कैसे उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये यहाँ पे मुद्दा है। तो हुआ यही है कि ये जो चिंताएं हैं आदिवासी परिषद की, कि उन शिकायतों से जुड़ी थी कि जो वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी लोगों के अधिकारों की पहचान और उनके निपटान से संबंधित था। मतलब उनके द्वारा इस पे जो निपटान किया जा रहा है, इस परियोजना को लागू करने में या परियोजना को आगे बढ़ाने में, उससे वह सहमत नहीं है। उससे कुछ मुद्दों पे क्या कि उनके अधिकार कहीं ना कहीं कम होते दिख रहे हैं। क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये एक विकास परियोजना होगा जिसमें कि विभिन्न प्रकार से जो है पूरे के पूरे आइलैंड को जो है ना विकसित किया जाएगा, जिसमें कि एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, टाउनशिप बनाई जाएगी, पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, ये सब बनाया जाएगा, रोड प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्यों? हमने देखा ये मैप, देखो आप मैप, ये काफी कूटनीति, ये भू राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ऊपर देखोगे कोको आइलैंड होगा म्यांमार का, और नीचे जो है हिंद महासागर समूह, तो उसके बाद जो है ना जावा सुमात्रा यहां चला जाता है, जो कि हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति के लिए काफी महत्वपूर्ण आइलैंड है, ये भारत की उपस्थिति के दृष्टिकोण से। तो यहां पे अब संरचनात्मक विकास करना, जो भविष्य के सैन्य जो अभियान है या सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये इसका बैकग्राउंड है, और यहां पे यही बताया जा रहा है कि
अब है क्या, इस परियोजना को 2022 में द्वीपों के समग्र विकास कार्यक्रम के रूप के तहत सैद्धांतिक वन स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। मतलब क्या, इनको क्या क्लियरेंस दिया गया, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया पर्यावरणीय आधार पर, कि पर्यावरणीय मूल्यांकन जो किया जाता है उसके बारे में हम लोग अभी आएंगे। ये क्लियरेंस दिया गया 2022 में। नोडल एजेंसी कौन है? नीति आयोग काम कर रही है। और उसके बाद किसके साथ मिलकर काम कर रही है स्थानीय स्तर पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम के माध्यम से। तो ये हम लोग संरचनात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, नीति आयोग और ये जो निगम है विकास निगम, और 2022 में ये यहाँ पे यही आयाम था। उसके बाद क्या, इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग देख सकते हैं जो विवाद की स्थिति बन सकती है। क्या है कि इसमें जो है वन क्षेत्र को, मतलब एक बड़े पैमाने पे वन को काटा जाना है। देखिए 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को इस परियोजना के लिए लिया गया है, जिसमें 50% क्षेत्र को जो है ना हरित विकास के लिए सुरक्षित है, जहां पेड़ नहीं काटे जाएंगे। इसका मतलब अन्य जो है पेड़ काटे जाएंगे। जैसा मैंने बताया विभिन्न प्रकार के अवसंरचना परियोजना बनाया जाएगा। अब अवसंरचना परियोजना में है क्या, इस परियोजना में निम्नलिखित का विकास सम्मिलित है। क्या? गैलेथिया बे में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और एक 450 मेगावाट क्षमता वाला गैस और सौर ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र। तो हम लोग एक तरह से इसका जो महत्व है वो समझ सकते हैं कि महत्व वही होगा कि यहां पे कनेक्टिविटी, अवसंरचना विकास जो कि हमें मदद किसमें करेगी? भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में, क्योंकि इसकी अवस्थिति काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके नकारात्मक परिणाम इस दृष्टिकोण से आए हैं कि यहाँ पे काफी जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। जैसा मैंने बताया कि नेशनल पार्क हैं और काफी जो है जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है और विभिन्न प्रकार की जनजाति और विभिन्न प्रकार के जीवों का ये प्राकृतिक आवास है, जिसको पे होने वाले जो गंभीर खतरे हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी संदर्भ को कि मुद्दा क्या है। मुद्दा इसी संदर्भ में कि जनजातीय अधिकार जैसे क्या, निकोबार द्वीप समूह सोमपेन जो किसका हिस्सा है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पीबीटीजी। हमने सुना है पीबीटीजी, कुछ जनजातीय समूह ऐसे हैं जो कुछ छोटे समूह होते हैं, कुछ छोटे समूह, मतलब उनकी संख्या कुछ 10-20 से लेकर कुछ हजार तक ही सीमित है, मतलब उनकी संख्या काफी कम है। उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को, तो काफी कम बचे हैं। तो ऐसे को क्या बोला जाता है कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, जिसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न प्रकार के सोमपेन, जारवा, अंडमानीज, ये सब जो है ना पीबीटीजी ग्रुप में आते हैं। तो मतलब ये काफी संवेदनशील स्थिति में है, मतलब इनकी संख्या काफी कम होती है सामान्यतः। इसमें से एक सोमपेन आदिवासी है और निकोबारी आदिवासियों का अधिवास स्थल है, जहां पे आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन करोगे, मतलब इसे क्या करोगे? डिस्प्लेस करोगे, विस्थापित करोगे आप। तो इस पे मुद्दा है। जैव विविधता मैंने बताया, गैलेथिया बे दुनिया के संकटग्रस्त लेदरबैक कछुए का स्थल है। उसके बाद निकोबार मेगापोड, एकदम ध्यान रखेंगे दोनों को, लेदरबैक कछुआ तो ये तो काफी पहले से पॉपुलर है, लेकिन निकोबार मेगापोड शायद ये काफी दिनों बाद ये चर्चा में, समय बाद चर्चा में आया है। ये एक पक्षी होता है, वन में पाए जाने वाले मुर्गे या पक्षी के रूप में आप समझें, जो कि अपना नेस्ट बनाता है मिट्टी में खोद के, घोंसला बनाता है रहने के लिए। तो काफी यूनिक फीचर है ये इसमें, जो उनके, ये देखिए यहां लिखा हुआ नेस्टिंग स्थलों में से एक है। और ये दोनों क्यों महत्वपूर्ण है? दोनों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 अनुसूची 1 में है। अनुसूची 1 मतलब अनुसूची 1, 2, 3, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा कि अनुसूची 1, 2, 3 जो है, उसमें से अनुसूची 1 में जो भी जीव शामिल हैं वो संवेदनशील स्थिति में है और उनको संरक्षण का उच्च स्तर प्राप्त है, कि मतलब उनका शिकार नहीं किया जा सकता, व्यापार नहीं किया जा सकता किसी भी रूप में। तो काफी उसमें जो ऑब्जेक्शन है उसमें काफी उसमें संवैधानिक कानूनी रूप से जो है वहां पे उनको रोका जाना है। तो अनुसूची 1 में है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है इनकी रक्षा। तो ये मुद्दा। वन अधिकार अधिनियम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी, उसके बारे में अधिकतर बातें हमने कर ली है। उसमें कुछ चीजों को हम फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं। यहाँ पे क्या है कि 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, यही कि जो भी जनजाति और अन्य पारंपरिक निवासी, मतलब जो भी वहां पर रह रहा है, इस पूरा अधिनियम के नाम भी देख लो, वन अधिकारों की मान्यता
अधिनियम। यही जो पहले मान्यता नहीं थी। जैसा मैंने बताया, आजादी से पहले का लॉ चल रहा था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बताया जा रहा था, और ब्रिटिशर्स ने पूरे वन भूमि को क्या किया था, सरकार की भूमि मान लिया था। और जो वहां पे रहने वाले जो जनजातीय आबादी थी या अन्य जो पारंपरिक रूप से रहने वाली जो आबादी थी, उनके पास यहां तक कि जो फूल और बीज फल जो गिरते हैं सूख कर, उन्हें चुनने का भी अधिकार नहीं था। महुआ या कोई पत्ता से इस तरह के वो भी अधिकार नहीं था। उसके लिए भी उन्हें टैक्स या शुल्क देने की स्थिति थी। लेकिन इसमें उसी प्रकार के अधिकारों को मान्यता दिया गया जो वहां पे पारंपरिक रूप से वर्षों से रह रहे हैं। उद्देश्य यही है कि वनों में रहने वाले समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना और उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा, जो कि वन और वनोत्पाद पे आधारित है। ठीक, मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषताएं इस तरह से देख सकते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक अधिकार, मतलब एक व्यक्ति के रूप में भी अधिकार के रूप में पहचान दिया गया है, जो वन अधिकार उससे मिलेगा जो उस स्थान विशेष में रह रहा है उस वन क्षेत्र में, और एक समुदाय के तौर पे भी उस अधिकार की पहचान की जाएगी। एक दूसरा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, यही पीबीटीजी जिसकी बात की हमने, उनके परंपरागत क्षेत्रों में निवास और आजीविका का सामुदायिक अधिकार दिया गया, पूरे समुदाय को ही अधिकार दिया गया। और इसमें न केवल रहने का स्थान बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य उपयोग भी शामिल है। क्यों ये शामिल किया गया? क्योंकि उनकी हर एक एक्टिविटी, सामाजिक हो, धार्मिक हो, मतलब विभिन्न प्रकार की वो पूजा पाठ करते हैं जिसमें जंगल शामिल है। पेड़ की पूजा करते हैं, अधिकतर तो प्राकृतिक पूजक हैं, पेड़ की ही पूजा करते हैं, उसमें उनके देवी देवता रहते हैं। तो अगर आप जंगल में जाना अगर बैन कर दोगे, प्रतिबंधित कर दोगे, तो उनके लिए सामान्य जीवन जी पाना मुश्किल होगा। तो ये सब दृष्टिकोण से ध्यान रखते हुए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य उपयोग भी शामिल है, सिर्फ सामाजिक और आर्थिक नहीं। वन अधिकार समिति, यही जिसकी बात मैं कर रहा था, जिला स्तरीय समिति, यह सुनिश्चित करेगी कि दावों का सत्यापन और समाधान किया जाए, जो भी क्लेम किए जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा न्यूज था ये। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा जो फोर्थ न्यूज आर्टिकल है वो है यूनिसेफ द्वारा जो बाल पोषण रिपोर्ट आई है 2025 जारी की गई है, उसके संदर्भों को। क्या है ये रिपोर्ट? ये मूलतः रिपोर्ट ये है कि बच्चों के जो पोषणीय व्यवहार है और या उससे पड़ने वाला जो प्रभाव है उनके स्वास्थ्य पे, उससे संबंधित है पूरे विश्व स्तर पे। इसके विश्व स्तर के आयाम हैं, इसमें भारत के संदर्भ में सिर्फ नहीं है बल्कि ये विश्व स्तर पे निकाला गया यूनिसेफ के द्वारा। ये रिपोर्ट यही दर्शाता है कि विश्व में क्या है कि बाल्यावस्था के दौरान अस्वास्थ्यकर आहार और मोटापे की समस्या, ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी की समस्या को इसमें उजागर किया गया है, और उसके कारणों को भी। उसके कारण में क्या? अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड है, जिसमें इस प्रकार के जो पदार्थ है जिसके कारण स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, विशेष करके जो शुरुआती एज में, जो कि ग्रोइंग एज है, विभिन्न प्रकार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो जो कि आजकल एक तरफ जहां भूखमरी और कुपोषण की स्थिति दिख रही है विभिन्न स्थानों में, भारत में भी इंक्लूडिंग, उसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है मोटापे और ओबेसिटी जैसी भी समस्या सामने आ रही है। जिसका कारण क्या है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और पेय पदार्थों, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का बढ़ता प्रसार और उनकी आकर्षक मार्केटिंग, जिससे क्या है कि हमारी खाद्य आदतें, हमारा फूड बास्केट जो है ना बदला है, और वो हमारे स्वास्थ्य को बचपन से ही प्रभावित कर रहा है। ये मुख्य मुद्दा यही है। इसके डिफरेंट आयाम को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आयाम क्या है? रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर क्या है की पॉइंट्स? पहला यही कि जैसा मैं बता रहा हूं कि ये ग्रोइंग पीरियड होता है। ये हमने देखा है कि 0 से 5 वर्ष और 5 से लेकर 19 वर्ष, ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट का ये क्रूशियल पीरियड है। सबसे पहला विंडो तो यही है, सबसे पहला विंडो 0 से 5 वर्ष तक, जो कि उसके पूरे जीवन काल के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए बोला जाता है कि इस समय में बच्चे पे सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि उसके ग्रोथ का सबसे महत्वपूर्ण समय है।
विशेष करके उसकी पोषण जो पोषणीय आदत है और जो उसका जो खाद्यान्न का पैटर्न है, खाने का जो पैटर्न है, क्या क्या यूज किया है। उसके बाद जब बच्चे अपने डिसीजन पे भी काम करते हैं तो वहां भी इसे ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शारीरिक ग्रोथ का, मानसिक ग्रोथ का ये भी एक बहुत बड़ा विंडो है, जहां पे जिसके आधार पे वो आगे के जीवन में जो है ना, उन्हें या तो नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव होता है। तो ये पूरे रिपोर्ट में सबसे पहला वही दिखाया गया, ये दो विंडो को, कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे 5% बच्चे जो है ना, 5% बच्चे, और वहीं 5 से 19 वर्ष तक के आयु के 20% बच्चे मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं। ये काफी चौंकाने वाले खबर आंकड़े हैं। और वहीं क्या है कि 2000 के बाद, मतलब पिछले 20-25 वर्षों में ये आंकड़ा बढ़ा है, लगभग 2 गुना हो गया है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पिछले 20-25 वर्षों में क्या है, जहां टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, वहीं उसके साथ साथ क्या है, उनका प्रचार भी बढ़ा है, सोशल मीडिया और डिफरेंट जो एडवर्टीजमेंट है वो भी बढ़े। ठीक है। इसके बाद हम लोग 2025 में स्कूल जाने वाले बच्चे और किशोरों में मोटापे की व्यापकता कितनी थी? 9.4%, मतलब रिसेंट डेटा ये बताया जा रहा है। जबकि कम वजन की व्यापकता कितनी थी? 9.2%। तो यही हमने बता दिया है। ये एक तरह से विरोधाभासी स्थिति नहीं दिखा रहा है ये, कि कम वजन वाले की व्यापकता भी कितनी है? 9.2%, और मोटापे की व्यापकता भी कितनी है? 9.4%। विरोधाभासी मतलब क्या समझे? मतलब दो अलग अलग स्थितियां एक साथ विद्यमान है, दो अलग अलग स्थितियां, एक मोटापे से परेशान है और एक मतलब यहां पे प्लस और यहां पे नेगेटिव, ऐसे मान लो आप, दोनों जगह। तो दोनों स्थितियां विद्यमान हैं यहां पे, और दोनों समस्या है मानवीय स्वास्थ्य को लेकर। जो भविष्य में जो बनने वाला युवा है, जो तैयार होने वाला युवा, जो मानव संसाधन के रूप में होगा, देश की सोशल कैपिटल के रूप में होगा, उसके लिए एक गंभीर खतरा है। क्यों? जब भी मैं ये टर्म पहले भी हमने यूज किया है, सोशल कैपिटल की बात करते हैं, तो यहां पे क्या आता है, सोशल कैपिटल कैसे बनाया जाता है? दो इसमें टर्मिनोलॉजी, दो इसमें महत्वपूर्ण आयाम है। एक स्वास्थ्य पे ध्यान देके, स्वस्थ होना चाहिए हमारा युवा, और युवा जनसंख्या, और क्या होनी चाहिए? स्किल होनी चाहिए। यही है ना, तब सोशल कैपिटल तैयार कर पाएंगे। और भारत जैसे राष्ट्र जहां पे युवा जनसंख्या अधिक है, उनके लिए ये आंकड़े और इस प्रकार की जो रिपोर्ट है काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देख सकते हैं ये यूपीएससी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये रिपोर्ट, इसलिए मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। चलिए, इसको क्षेत्रीय प्रवृत्तियां भी बताई गई है, ऐसा नहीं है कि ये इन जनरल बता दिया गया है, बल्कि इसमें हाईलाइट किया गया है किस क्षेत्रों में कहां कहां किस प्रकार की स्थिति है। जिसमें क्या, प्रभावित बच्चों में आधे से अधिक जो आंकड़ा दिया गया वो 3 क्षेत्रों में बताया गया मोटा मोटी। कहां बताया गया है? पूर्वी एशिया व प्रशांत, लैटिन अमेरिका, तथा कैरिबियन आइलैंड, और दक्षिणी एशिया जहां हम लोग रहते हैं। देख रहे हैं, ये देश की गरीबी आबादी भी, विश्व की गरीब आबादी भी, अधिक आबादी भी, जनसंख्या भी, विकास का स्तर भी कम, इन सारे ही स्थानों पे रहता है। तो गरीबी से इसे जोड़कर हम लोग देख सकते हैं, कम सशक्तिकरण से हम लोग जोड़कर इसे देख सकते हैं। दक्षिण एशिया में वर्ष 2000 के बाद 5 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में अधिक वजन या मोटापे की व्यापकता वर्ष 2022 तक लगभग 5 गुना बढ़ गई। 2000 की तुलना में कितना बढ़ गया? 5 गुना। तो ये काफी महत्वपूर्ण इस संदर्भ में हो सकता है। जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या है? अभी तक हम लोगों ने इस चीजों को प्रोसेस कर लिया होगा। क्या? पहला यही कि इस प्रकार की जो खाद्यान्न आदत है, जो हमारे पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदला है, और उसमें सबसे जो आगे है युवा, इसको ग्रहण करने में सबसे आगे क्या? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और उपलब्धता और उसकी सस्ती कीमत, मतलब मार्केट में इस प्रकार के प्रोडक्ट एक तो ज्यादा हो गए, विकल्प ज्यादा हो गया, डिफरेंट टाइप के चिप्स, डिफरेंट टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, और कम कीमत पे, अफोर्डेबल कीमत पे है। तो इस कारण से जो है पहुंच बढ़ गई, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, और क्वालिटी नहीं सुधरी। तो मुद्दा यही है। तो ग्रहण तो हम लोग खा तो रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता नहीं होने के कारण उसका स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहला यही है। इसमें कुछ प्रोडक्ट नाम दिए गए हैं, जैसे कॉर्न, सोया व गेहूं जैसे, जिसमें ग्लूटेन की मात्रा, जो कि
डायबिटीज आगे चलकर इस प्रकार की मात्रा, हमने सुना होगा ग्लूटेन फ्री ब्रेड, ग्लूटेन फ्री ये इस तरह की चीजें हमने सुना है आजकल, जो स्वास्थ्य पे खास करके कोविड के बाद, कि इस प्रकार की चीजों को अवॉइड करना चाहिए स्वास्थ्य लंबे स्वास्थ्य समय तक स्वास्थ्य को अपने बनाए रखने के लिए। और उसके बाद क्या विभिन्न प्रकार की जो सरकारी नीतियां हैं जिसमें कृषि सब्सिडी भी दी जा रही है, इस प्रकार के प्रोडक्ट या इस प्रकार के प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो कच्चा माल है, जो कृषि से आ रहा है प्रोडक्ट, उस पर कृषि सब्सिडी दी जा रही है, जो कि इस प्रकार की इंडस्ट्री को और आगे बढ़ावा दिया जा रहा है कि सस्ता प्रोडक्ट बनाए और उसे बेच सके मार्केट में। उसका आकर्षक और अविनियमित मार्केटिंग, कि जिसमें क्या भ्रामक मार्केट एडवर्टीजमेंट और उसके होने वाले जो फायदे हैं, लाभ है, उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चों और युवाओं को टारगेट करके विज्ञापन बनाना, इन्फ्लुएंसर के द्वारा विज्ञापन बनवाना, जिससे कि वो उसकी रीच बढ़ सके और उसे अधिक से अधिक लोगों के द्वारा अपनाया जा सके। और एक पूरा का पूरा एक एटीट्यूड चेंज करने वाली बात है, एक लाइफस्टाइल चेंज करने वाली भी बात है कि आप अगर यही खाओगे, इसी प्रकार के से खाने की आदतें होंगी अमुक अमुक जगह पे या अमुक अमुक प्रोडक्ट ही, तो आप स्मार्ट कहे जाओ। मतलब इस प्रकार के एटीट्यूड चेंज करने वाले भी इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर का नाम आया, तो इस संदर्भ में बता रहा हूं। नीतिगत खामियां क्या है कि 7% जो देश है उसमें पैक्ड फूड पे फ्रंट ऑफ जो पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग है अनिवार्य की गई है। मतलब सिर्फ 7%, केवल 7, मतलब जो सामने जो किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे कि ये इसमें इतना कैल्शियम है, इतना पोटेशियम है, इस तरह की न्यूट्रिशन लेबलिंग, क्या क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इससे कितना एनर्जी मिलेगा, वो चीजें यहाँ पे सिर्फ 7% देशों में। मतलब मुद्दा क्या है, मुद्दा है गुणवत्ता का और गुणवत्ता के निरीक्षण का, इंस्पेक्शन का समय समय पे, कि उसको चेक भी मॉनिटर भी किया जाना चाहिए। तो समस्या यहां पे है। साथ ही केवल क्या 8% देशों में ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक खाद्य पदार्थों जैसे फल सब्जी और खाद्य सब्सिडी का प्रदान की जाती है। मतलब क्या मुद्दा दोनों जगह से, एक क्या है सप्लाई चेन पे भी, सप्लाई सिस्टम भी, कि डिमांड तो है सप्लाई नहीं है, डिमांड तो है सप्लाई नहीं है अच्छी चीजों की, मतलब क्वालिटी फुल प्रोडक्ट की, और जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसकी गुणवत्ता नहीं है। तो गुणवत्ता पे काम करना, हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, जो सप्लाई है चेन पे उस पे काम करना होगा कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और वो गुणवत्तापूर्ण हो। सिर्फ उत्पादन को बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि गुणवत्तापूर्ण हो। तो दोनों स्तरों पे हमें काम करना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो इस प्रकार की फार्मिंग की तकनीक है, जो सस्टेनेबल फार्मिंग है, जिसमें क्या केमिकल का कम यूज, तो इस प्रकार के जिस प्रकार के जो पौधे उगाए जाए जो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक हैं, तो इस प्रकार की फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना और सप्लाई चेन को इस प्रकार से बनाया जाना, ये सब हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें क्या है, वही कि ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दिया जाना है। ये अपने आप में छोटे बच्चों के लिए, वही मैंने बताया 0 से 5 वर्ष, जो 0 से 2 ईयर का होता है, 2 साल तक जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, मां का दूध, ये काफी महत्वपूर्ण होता है उसके विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक, क्योंकि उसी से उसकी सारी जरूरतें, खाद्यान्न की जरूरतें पूर्ण हो जाती है और उसमें सारे मिनरल्स और सारी चीजें होती है। लेकिन उसके स्थान पे भी ऑल्टरनेटिव का भी प्रचार किया जा रहा है आजकल, उसके विकल्पों पे, और उसमें क्या है, बड़े पैमाने पे शुगर, जो कि शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के लिए काफी खतरनाक होता है। खतरनाक की बात मैं कर रहा हूं, गंभीर रूप से वो खतरा उत्पन्न करता है और स्वास्थ्य जो है, मोटापा तो एक समस्या है, उसके साथ भी अन्य समस्याएं उभर कर आ सकती है उसके शारीरिक और मानसिक ग्रोथ पे। खाद्य पदार्थों से संबंधित संस्थागत व्यवस्था में बदलाव करना, कि जो पूरा का पूरा जो ये इकोसिस्टम है, जो इसको निर्माण कर रहे हैं, जो इसको चेक कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो संस्थागत व्यवस्था है उसमें बदलना, जिसमें कि ध्यान किस पे रखा जाए कि अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सबसे पहले, जो ऐसा उपलब्ध, मतलब क्वालिटी चेक होनी चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट हो ही ना, बने ही ना, एक कंट्रोल होना चाहिए। मार्केटिंग, कि आप जो है अगर क्वालिटी नहीं है तो आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हो। दूसरा लगाना, प्रतिबंध लगाना और कर लगाना, शुल्क लगाना विभिन्न प्रकार के, और पैक्ड फूड पर फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन, जो हमने समस्या देखी, लेबलिंग सहित अनिवार्य उपायों को लागू करना, जिससे क्या है, पारदर्शिता बढ़ेगी इस क्षेत्र में और लोग देखकर समझ सकेंगे, समझने की स्थिति में होंगे, डिसीजन मेकिंग करने की स्थिति में होंगे, ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
कुछ और सिफारिशें क्या है कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना, और पौष्टिक खाद्य पदार्थ क्या है, सब्जी, फल और अन्य जो पदार्थ हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसके लिए क्या, वैसे प्रोडक्शन को सब्सिडी प्रदान किया जाना, उसे उत्पादन को, स्थानीय खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाना, कैसे, मतलब सप्लाई चेन को मजबूत किया जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर भी और संस्थागत रूप से भी, ताकि पौष्टिक भोजन और सस्ता आसानी से उपलब्ध हो पाए हर जगह। उसके बाद आय, निम्न आय वाले परिवारों को, सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्लास यही है, समाज का जो कमजोर वर्ग है, जिनकी आय कम है, जिनकी वहनीयता कम है, अफोर्डेबिलिटी कम है, तो उनके लिए पौष्टिक आहार की भी उपलब्धता महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ा जनसंख्या तो वही है, बड़ी जनसंख्या तो वही है। तो अगर उन तक नहीं किया गया तो ये जो सारी जो अच्छी बातें हमने की वो पूर्ण नहीं होगा, हमारा लक्ष्य नहीं पूर्ण, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमने निर्धारित किया है वो हम लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बड़ा जनसंख्या जो है ना संवेदनशील स्थिति में रहेगा, क्योंकि उनके पास पहुंचने वाला जो खाद्य जो वस्तु है वो कहीं ना कहीं जो है क्वालिटीफुल नहीं होगी। तो क्या उसके सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को, मतलब ऐसे क्या कार्यक्रम चलाएं, ऐसे प्रोग्राम चलाएं जिससे लाभान्वित किया जाए। आपने सुना है मिड डे मील, मिड डे मील में क्या ये फिक्स्ड है ना, कैलोरी ही आधार है ना उसमें, कि बच्चों को खाना जो खिलाया जा रहा है उसमें कैलोरी निश्चित किया जाए कि उसे इतना कैलोरी में दिया जाना चाहिए आहार, तो उसका लक्ष्य यही है कि पोषणीयता उसकी सुरक्षित की जा सके। तो ये है हमारा इस प्रकार से इस रिपोर्ट। अंत में हम लोग एक और पर्यावरण से संबंधित ही न्यूज देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। इससे पहले भी हमने सुना है वायु प्रदूषण के संदर्भ में, विशेष करके जो भारत के कुछ जो शहर हैं, उत्तर भारत के शहर, काफी जो प्रदूषण की जो मात्रा है वहां पे काफी अधिक है, वहां की हवाओं में पाया गया। इसके सैटेलाइट पिक्चर भी जारी किए गए हैं, ये हमने देखा है। उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक भी है, मानव आधारित भी है। मानव आधारित में क्या, जो कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है हमारे आपके सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो किसानों के द्वारा पराली जलाया जाता है उनके द्वारा निकलने वाला धुआं, और उसके बाद इंडस्ट्रियल जो धुआं है उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कम होना। तो ये सारे संदर्भ को मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये जहां जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है होगा। तो ये क्या है, ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये इस पर कार्यक्रम के बारे में हम लोग डिटेल में लास्ट स्लाइड में बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि वायु प्रदूषण को चेक करने के लिए, उसे मॉनिटर करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके तहत जो है 130 शहर में किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो शहर हैं, शहर की बात की जा रही है, उनको पुरस्कार दिया गया। शहरों की बात की जा रही है, नगरों की, राज्य की बात नहीं की जा रही है। ये जो 24 राज्य हैं उसके अंतर्गत ये शहर की बात इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट आयाम क्या है, अब क्या है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में श्रेणी क्रम बना दिया गया। श्रेणी क्रम क्या बना दिया गया, जनसंख्या के आधार पे इन शहरों को बांट दिया गया। तो सबसे पहले क्या है, श्रेणी 1 में 10 लाख या उससे अधिक जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, बड़े शहर जो हैं, उनको श्रेणी 1 है। उसका श्रेणी 2 3 से 10 लाख, उसका श्रेणी 3 है 3 लाख से कम। इस तरह से शहरों में बांट दिया गया और उनके प्रदर्शन को आंका गया। तो श्रेणी 1 में यहाँ पे देखेंगे कि जो 130 जो शहर हैं उसमें से 11 शहरों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता शहरों की श्रेणी में सम्मानित किया गया। ये एक तरह से क्या है, नकारात्मक न्यूज ही है कि सिर्फ 11 शहर ही थे, इसमें अधिक शहर होने चाहिए थे, क्योंकि इनका एक क्राइटेरिया है जिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि उस क्राइटेरिया पे सिर्फ इतने ही शहर आ सकें, जिसमें देखते हैं उसके बारे में। श्रेणी 1 में जो 10 लाख से अधिक वाले शहर थे उसमें कौन कौन, पहला स्थान जाहिर सी बात है इंदौर स्वच्छता में सबसे ऊपर है, तो इंदौर था। पहला स्थान को आप ध्यान रख लेंगे, 2 3 इंदौर, जबलपुर, तीसरा स्थान आगरा और सूरत, ये हम लोग याद रख लेंगे। उसके बाद जो है ना पहले स्थान को आप ध्यान रख सकते हैं तो रख लें। श्रेणी 2 में क्या है, अमरावती, दूसरा स्थान झांसी, मुरादाबाद, ऐसे शहर थे, तीसरा स्थान अलवर। श्रेणी 3 में क्या है, 3 लाख से कम आबादी वाले, पहला स्थान देवास, दूसरा स्थान परवाणु और तीसरा स्थान अंगुल को मिला है। तो इस प्रकार के शहर हैं, इंदौर को ध्यान रख लेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का ही दूसरा शहर है जबलपुर, जो काफी अच्छा प्रदर्शन है मध्य प्रदेश का इसमें। उसके बाद आगरा और सूरत। इस प्रकार से भी राज्यों के आधार पर भी प्रश्न स्टेटमेंट बना के पूछे जा सकते हैं।
कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के इतने शहर शामिल हैं, ऊपर से 2 शहर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 पे इसके बारे में जो बात कर रहे थे, क्या है ये क्राइटेरिया, क्या है उसी के बारे में देखेंगे कि जो विभिन्न मापदंड, यही मापदंड है। पहला मापदंड क्या है? बायोमास और ठोस नगरपालिका अपशिष्ट का दहन। ये दहन हमने सुना है कि जो ठोस अपशिष्ट है उसे 2 ही तरीके से निपटान करते हैं, उसका निस्तारण किया जाता है। क्या? पहला एक लैंडफिल, सिंपल गड्ढा खोदा और उसमें डाल दिया कचरे को, और ये बनता बनता ये बड़ा पहाड़ हो जाता है, कचरे का पहाड़। हमने सुना ही है, दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है, 3-3 हैं यहाँ पे। एक तो तरीका ये। दूसरा ये तरीका क्या है कि आग लगा देना खुले में, यहाँ पे कचरा जहाँ पे स्थल है, सिंपल आग लगा देना। एक मशीन होता है उसमें डाल के, और उससे क्या है धुआं निकलेगा। अब इसमें तो ये सेग्रीगेट किया गया है, नहीं किया गया, फिर भी धुआं जो निकलेगा उसमें जहरीली गैसें हो सकती हैं, डाइऑक्सिन जैसी, अगर प्लास्टिक को जलाया जा रहा है, प्लास्टिक जैसे पदार्थ हैं तो, या फिर जो जिसमें मेटेलिक मिनरल्स हो सकते हैं, जो मेटेलिक पदार्थ हो सकते हैं, भारी धातु, तो इसके जलने से वायु में प्रदूषण बढ़ता ही है। सिर्फ आप उसको डिस्पोज कर लेते हो उस समय के लिए। तो इस प्रकार के जो मैंने 2 बताया कि अभी तक जो था ठोस अपशिष्ट को निस्तारण करने का, उसमें भी सुधार करने की तो आवश्यकता थी, जो परंपरागत रूप से। इसके जगह पे हम लोग डिफरेंट टाइप के निस्तारण प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, उसको इनोवेटिव तरीके से अपना रहे हैं, जिसमें क्या अधिकतर रिसाइकलिंग, उसको रिड्यूस किया जाए, रिसाइकल किया जाए उस प्रोडक्ट को, प्लास्टिक प्रोडक्ट को अलग कर दिया जाए, उसे नहीं जलाया जाए। इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में। तो इस पे अच्छा प्रदर्शन जो कर रहे होंगे वो एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, ये हमने समझ लिया। सड़कों की धूल, निर्माण और विध्वंस से निकलने वाली धूल, मतलब रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कार्यों से, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन, आईसी सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों में, उसका PM10 सामान्यता में सुधार, ये सारे जो है फैक्टर, इस पे निर्धारित होता है ये पुरस्कार। इस पे प्रदर्शन कैसा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने से 2019 में शुरू किया। 24 राज्य इस पुरस्कार में, केंद्र शासित प्रदेश, 131 शहर, इसमें क्या गैर प्राप्त शहरों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सभी हितधारकों को शामिल करके वायु गुणवत्ता में सुधार लाना था। सभी हितधारकों हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्री को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उससे भी निकलने वाला उत्सर्जन, जो म्यूनसिपैलिटी है उसे भी शामिल किया जा रहा है, जो ठोस अपशिष्ट निस्तारण में शामिल हैं उससे भी निर्धारित, उन्हें भी शामिल किया जाएगा, हितधारक सबको, पूरे के पूरे सहभागिता, सारे पक्षों की सहभागिता हो। लक्ष्य क्या है कि इसका लक्ष्य PM10 के स्तर को 2019-20 तक, ये जो कार्यक्रम है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, के स्तर से 25-26 तक 40% तक कम करना। कि 2019-20 में जो स्तर था 2025-26 तक 40% कर देना है, उस स्तर को मतलब लाना है। और राष्ट्रीय परिवेशी जो वायु गुणवत्ता होती है उसे घटा के कितना कर लेना है हम लोगों को? 60 mg/m3। कार्यान्वयन निकाय कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसे हम लोगों ने पहले भी वायु प्रदूषण को पढ़ते समय हमने देखा है, संस्था काफी महत्वपूर्ण संस्था है। उसके बाद प्राण एक क्या है? प्राण है एक निगरानी के लिए शुरू किया गया एक पोर्टल है, जिसपे हम लोग ये निर्धारित निगरानी करते हैं कि ये कार्यक्रम, एनसीपी कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहा है, गैर प्राप्त शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए जो पोर्टल है। तो ये इस तरह से हम लोग इस न्यूज को, आर्टिकल को हम लोग देख सकते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम लोग अन्य सुर्खियां, शॉर्ट न्यूज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली शॉर्ट न्यूज जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1991 की धारा 1951 की धारा 29A राजनीतिक दलों से संबंधित है, राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। ये दिया गया राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले। संदर्भ ये है कि निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले संगठनों के संस्थापक सदस्यों की, मतलब कोई राजनीतिक दल है पंजीकरण के लिए आया, तो जो उसका संस्थापक सदस्य है पर्सन ए, उसकी जांच जो है ना उसी समय करने का निर्णय लिया है, बाद की प्रक्रिया नहीं बल्कि उसी समय। संदर्भ यही है, मतलब इसमें कुछ बदलाव किए गए। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
जो मैंने बताया कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगी तो सारी प्रक्रिया इस माध्यम से इस प्रावधान के अंतर्गत शामिल है। और अनुच्छेद 324 संविधान का अनुच्छेद 324 और धारा 29 से सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेंगे के तहत कौन करेगा, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार। एकदम ध्यान रख लेंगे, ये लिखने के लिए भी कहीं भी आ सकता है। तो एकदम दो चीजें। उसके बाद क्या है, राजनीतिक दलों को अपनी स्थापना के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग के पास क्या पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। कि आप स्थापना करके आप भूल नहीं सकते, बल्कि पंजीकृत आपको करवाना है। अनिवार्य शपथ क्या है, संगठन निकाय विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के जो आदर्श हैं, जो मूल्य है, प्रावधान है, उससे सहमति जाहिर करेंगे। उनका कोई उद्देश्य या उनका कोई भी एजेंडा, मतलब जो लिखते हैं वहां पे, जो कानून जो लिखते हैं, हर पार्टी के कानून होता है, आपने सुना होगा, जो कानून होगा कहीं भी डिफर नहीं कर सकता है जो हमारे संविधान में दिया गया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग भारत के अमुक प्रावधान को नहीं मानते, हम लोग मूल अधिकार को नहीं मानते या इस मूल अधिकार को नहीं मानते, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। या हम लोग इस प्रकार की किसी एक्टिविटी में जो है ना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती है। तो यही लिखा गया है यहाँ पे कि संगठन या निकाय विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे तथा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। ये लिखा हुआ है, ये सब सारी चीजें प्रस्तावना में। पंजीकरण के संबंध में निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो महत्वपूर्ण निकाय है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं विकास निगम। तो यहां पर समझ सक रहे हो क्या काम होगा, अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित, सशक्तिकरण से संबंधित क्या है। अभी संदर्भ क्या है, सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड जो कोयला खनन के लिए महत्वपूर्ण संस्था है भारत की, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के संदर्भ में ये दूसरी निकाय जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है जिसका उद्देश्य क्या है, एकलव्य मॉडल के जो आवासीय विद्यालय है, एकलव्य मॉडल जो अनुसूचित जनजातियों के लिए है, आवासीय स्कूल है, उनकी शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा से संदर्भ में है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। पढ़ने वाले जनजातीय विद्यार्थियों को सशक्त बनाना है, ठीक है। इसके बारे में क्या है, इस केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत 2001 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या था कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए, शैक्षिक उत्थान के लिए कार्य करना और उन्हें क्या स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, आय और रोजगार के अवसर पैदा कर सके अपने लिए। और ये जनजातीय युवाओं के लिए प्रशिक्षण, तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रशिक्षण और विकास, मतलब कौशल विकास से संबंधित है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, जिससे कि वो अपने लिए आय और रोजगार के अवसर जो है ना क्रिएट कर पाए, तभी तो सशक्तिकरण संभव होगा। तो इंपॉर्टेंट है, जब भी इस प्रकार के कमजोर समाज के जो कमजोर वर्ग के बारे में हम लोग देखेंगे कि समाज के कमजोर वर्गों में जो कुछ वर्ग हैं, अब महिलाओं को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद अल्पसंख्यक और SC STs, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इनके संदर्भ में जो इस प्रकार की जो पहल है, जो संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। आपके पेपर 2 में जो सोशल जस्टिस है, सोशल एम्पावरमेंट है, उससे डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण। चलिए नेक्स्ट, यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, ये द्विपक्षीय जो आर्थिक संबंध है उस पर जोड़कर देखा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में भी देखा जा सकता है। क्या है मामला कि जो UKIIFB है, यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे फाइनेंस करने के लिए एक जो ये प्लेटफॉर्म है दोनों राष्ट्रों के बीच में, भारत और यूके के बीच में, उसकी पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की गई। क्या है रिपोर्ट कि भारत सरकार की खरीद प्रक्रिया को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाना चाहिए। मतलब विश्व स्तर पे जो सामान खरीदने वाले जो बायर्स हैं, उनके लिए जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि हम अमुक क्वालिटी के प्रोडक्ट ही लेंगे, उसके अनुरूप करना चाहिए भारत सरकार को। एक दूसरा, भारत को परियोजनाओं को संचालन तो जुड़े जो जोखिम है उनका समाधान करना होगा।
निर्माण क्षेत्र में अप्रत्याशित नीतियों और स्पष्टता की धारणा को दूर करना होगा। तो आप समझो इस बात को कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो वर्ल्ड लेवल पे जो है ना, जो रूल रेगुलेशंस है उसके अनुरूप हों, और दूसरा क्या, जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से संबंधित जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे जो बाधाएं हैं, जिससे कि विदेशी कंपनियां जो बाहर के निवेश को जो है ना आकर्षित करने में कम रह जाती हैं, उसे दूर करना होगा, यही बताया गया है। अब इस संस्था के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्रिज के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, कि नीति आयोग और लंदन शहर के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग लंदन शहर के द्वारा स्वचालित संचालित सहयोगात्मक पहल है। इसका उद्देश्य अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना, अवसंरचना में निवेश को, और सुनियोजित और चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए लंदन शहर की विशेषज्ञताओं का लाभ उठाना, क्योंकि लंदन शहर को भी एक लंबे समय में विकास किया गया है प्लान तरीके से, और विभिन्न प्रकार की अवसंरचनाओं का विकास किया गया है वर्ल्ड क्लास। तो उसके अनुभवों से सीखा जा सकता है, उसको लागू किया जा सकता है भारत में। तो इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में अवसंरचना संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक और निवेश को आकर्षित करना है। ठीक। यूरोपीय संघ द्वारा भारत के समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन, फिर से यूरोप आ गया यहाँ पे कि यूरोपीय संघ द्वारा कि किसे, समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र, खाद्य, समुद्री खाद्य जो पदार्थ है जो यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे ही नाम आता है सी फूड का भारत के द्वारा, तो आप जो है झींगा पालन, ये ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के जो कुछ प्रोडक्ट हैं जिसकी डिमांड जो है पूरी दुनिया में भारत से वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद संदर्भ ये है कि यूरोपीय संघ द्वारा क्या है कि प्रोत्साहन दिया जा रहा है, किस संदर्भ में, क्या कि यूरोपीय संघ ने 102 अतिरिक्त भारतीय मत्स्य प्रतिष्ठानों को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात करने की मंजूरी दी है। निर्णय का महत्व क्या है कि यूरोपीय संघ में भारत से होने वाले समुद्री खाद्य निर्यात में 20% की वृद्धि होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 20% की वृद्धि होगी। और क्या, भारत की जो फूड सेफ्टी नॉर्म्स है और जो क्वालिटी आश्वासन प्रणाली है उसमें बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है। मतलब कि यहाँ पे वही जो बात कर रहे थे कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जो मानक अपना रहे हैं, वो सही है उनके मानक के अनुसार, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके द्वारा अपनाया जाता है। तभी तो हमारा प्रोडक्ट जो है वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी और हम लोग अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इससे विशेष रूप से एक्वा कल्चर श्रिम्प और सेफ्लोपॉड्स, जिसमें क्या, स्क्विड और कटल फिश और ऑक्टोपस के निर्यात को बढ़ने का अनुमान है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट, इंडिया एनर्जी स्टैक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी किसके लिए, भारत की ऊर्जा, भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए और ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जो इंडिया एनर्जी स्टैक है उसके निर्माण के लिए हितधारकों के मध्य सर्वेक्षण शुरू किया गया है। ये बेसिकली क्या होगा, जो एनर्जी सोर्स है, उत्पादन करता है और जो कंज्यूमर है, सबका एक मिला जुला एक प्लेटफॉर्म होगा। ये डिजिटल फॉर्म होगा इसका, जिससे क्या होगी, पूरा का पूरा जो एनर्जी सेक्टर है उसमें एक इंटीग्रेशन बढ़ेगा, एकीकृत कर दिया जाएगा कि कहाँ से एनर्जी का उत्पादन हो रहा है, कि किन किन सोर्सेज से हो रहा है, एक तो हमारे पास कितना एनर्जी है अवेलेबल, एक दूसरा उसका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये हितधारक हो गए। तीसरा, जो कंज्यूमर है उसके राइट्स को कितना सुरक्षित किया है, मतलब उसे सस्ता बिजली मिल रहा है, निर्बाध तरीके से मिल रहा है, डिफरेंट तरीके से। उसके बाद क्या, विकेंद्रीकृत ढंग से जो है ना विभिन्न सोर्सेज को विभिन्न स्थानों पे बिजली का उत्पादन कैसा है, ये सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए जो है ना ये क्या किया गया है, ये मतलब सोर्स, जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर, सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसी को बोले IEC, यही है। इसीलिए क्या, सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या, किसी संगठन की प्रोफाइल और IES इकोसिस्टम में उसकी भागीदारी के लिए तैयारी के संबंध में जानकारी एकत्र करना। अब संगठन तो सभी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, सोर्स वाले भी हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की संकल्पना थी ये कि विद्युत क्षेत्र के लिए क्या, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में किया गया, जिससे कि इंटीग्रेट कर दिया जाए सारे ग्रिड को, जो भी ग्रिड है ऐसे पूरे देश में, ये ईस्टर्न ग्रिड, ये वेस्ट साउथर्न ग्रिड, नॉर्दर्न वेस्टर्न ग्रिड, नॉर्दर्न ग्रिड, इस तरह से ग्रिड है ना, सबको कनेक्ट कर दिया गया और सब जगह उत्पादन हो रहा है
और सबको कनेक्ट करके एक पूरा का पूरा यहाँ पे सोर्स हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब यही है, आसान भाषा में समझें तो, कि कनेक्टेड, इंटेलिजेंस और इंटर ऑपरेबिलिटी वाले ऊर्जा इकोसिस्टम को साकार करना, देश में बनाना, जिससे क्या है कि खुले मानक और इंटरऑपरेबिलिटी का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। और इसके तहत क्या, यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म किया जाएगा जो कि इनोवेशन और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रणालियों में डेटा संग्रह करेगा। तो सिंपल क्या है कि उत्पादन से लेकर, मतलब प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक, कंज्यूम होने तक, ये पूरा का पूरा सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या, जो सोर्स अवेलेबल है हमारे पास, जो उत्पादन करता है, डिस्कॉम कंपनियां, सबकी भूमिका होगी ना। और उसके साथ साथ आजकल जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को भी शामिल किया जा रहा है। तो जैसे ही बिजली क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाए, तो 3-4 पॉइंट एकदम रेडीमेड याद रखें हम लोग कि ऊर्जा सुरक्षा देना है तो हम लोगों को क्या, विकेंद्रीकृत स्थानीय स्तर पे ऊर्जा का उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, उसके बाद जो विभिन्न पक्षकार हैं उनके हितों की रक्षा, कंज्यूमर राइट्स को बढ़ावा दिया जाना, और इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तभी ये, तो जिसके अंतर्गत जो एनर्जी स्टैक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आते हैं वेम्बनाड झील, एक ज्योग्राफिकल फीचर। झील लेक जो है काफ़ी लंबा झील है, ये केरल में अवस्थित है, 2 डिस्ट्रिक्ट में है ये, अल्लापुझा में आप देखोगे इसको। और उसके बाद क्या कि ये 90 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। आप मैप पे देखोगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैप पे, केरल के मैप पे कोची से नीचे अल्लापुझा डिस्ट्रिक्ट है ये यहाँ पे। तो इतना लंबी स्थिति में आप देखोगे यहाँ पे, और ये इसी कारण से अपने यूनिक जो इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल जो खूबसूरती है और गुणों के कारण जो है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बड़ा जो जैव विविधता से समृद्ध स्थल है और टूरिस्ट प्लेस भी है। क्यों टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, क्यों जैव विविधता से संबंधित है, क्या है कि ये जो स्थान है यहाँ पे ये बैक वाटर है। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, बैक वाटर। बैक वाटर मतलब क्या, ये जो झील है, इस तरह से कुछ झील को अगर मैं बनाऊं ऐसे करके, ये कुछ ऐसे बना दें हम लोग, और ये यहाँ पे ये समुद्र से कनेक्टेड है। तो मतलब क्या, यहाँ पे एक तरफ लवणीय पानी भी है और यहाँ पे विभिन्न नदियाँ भी आके मिलती हैं, जैसे पंबा वगैरह, इस तरह की नदियाँ आके मिलती हैं, जो कि केरल की एक लंबी नदियों में से एक है ये। तो इसमें क्या, स्वच्छ जल भी हो गया, मतलब मीठा पानी भी हो गया और लवणीय झील भी हो गया, तो इसलिए यूनिक हो गया। इस कारण से ये बहुत सारे प्रवासी पक्षियों का घर है, बहुत सारे जैविक जीवों का घर है, ये यूनिक जीवों का। तो ये इस तरह से ये इसको यूनिक जो है ना इकोसिस्टम बनाता है इसको, इसीलिए यहाँ पे जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी समृद्ध है। यहाँ पे न्यूज में क्यों है, यही है, अनियंत्रित पर्यटन, लग्जरी हाउसबोट और दशकों से जारी अतिक्रमण वेम्बनाड झील के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। जो कि जैव विविधता का एक तरफ हम लोग बोल रहे थे क्या है, समृद्ध क्षेत्र था, तो अनियंत्रित पर्यटन हुआ और इंक्रोचमेंट बड़े पैमाने पे हुआ, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उसे खतरे में डाल रहा है। वेम्बनाड झील के बारे में सारी इंपॉर्टेंट हम लोग न्यूज इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लगभग चर्चा कर ही लिया कि ये भारत की सबसे लंबी झील है, 90 किलोमीटर मैंने बताया, और सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि भी है, जो कि एक रामसार स्थल भी है। रामसार स्थल भी है। झील केरल के कई जिलों में विस्तृत है, 10 नदियों से जल प्राप्त होता है। इसमें क्या है, इसमें थन्ना, थन्नेर, मुक्कम खारा जल अवरोधक भी है, जो भारत का सबसे बड़ा पंख नियंत्रक, मड रेगुलेटर है। यह खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये झील हाउस बोट और नेहरू ट्रॉफी बोट, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलना चाहिए सब इन्फॉर्मेशन, कि नेहरू ट्रॉफी बोट और यह झील हाउस बोट वगैरह के लिए फेमस है। टूरिज्म इसीलिए यहाँ पे पनपा है। डिफरेंट टाइप के इवेंट्स यहाँ पे देखे जाते हैं। क्लाइमेट लीफ एनालिसिस मल्टीवेरिएट प्रोग्राम। क्लाइमेट लीफ बेसिकली क्या है, ये नागालैंड में एक क्या पत्तियों का एक जीवाश्म मिला है नागालैंड में। उससे क्या है, उसके अध्ययन से पता चला कि अंटार्कटिका ने भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित किया है। अंटार्कटिका, आप समझ रहे हो, कोई संबंध ऐसे है कि जब
कॉन्टिनेंट हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉन्टिनेंट का मूवमेंट हुआ इतिहास में इधर, तो ये सबसे पहले क्या पेंजिया और पेंथालसा था, सारे कॉन्टिनेंट एक जगह थे, तो टूट कर वो इधर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण गए। तो भारत जो है आधा टूट के ऊपर गया और यूरेशिया से टकरा के आज जो पूरी की पूरी मुख्य भूमि बनी हुई, इसी प्रकार से बना ना। तो डिफरेंट टाइम जोन में डिफरेंट पोजीशन से गुजरा है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जलवायु का असर भारत की जो मुख्य भूमि है उस पर देखी जाती है जीवाश्म के रूप में। हम लोग उड़ीसा में देखते हैं ग्लेशिएशन के जीवाश्म या ग्लेशिएशन के परिणाम, हिमानीकरण के परिणाम। तो इसका मतलब इस प्रकार बहुत सारे प्रमाण हैं, अन्य प्रमाण भी है। हम लोग ज्योग्राफी में की भी बुक में ये ज्योग्राफी पढ़ते समय हम लोग इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ते हैं, इस प्रकार के फैक्ट्स को, उसी से जोड़कर इसको समझ सकते हैं कि कुल मिला के यही है कि मतलब क्या, ये कैसे अंटार्कटिका से संबंधित है भारतीय मानसून। तो यहीं पर यही बताया गया कि क्लैब ने जीवाश्म पत्तियों को जलवायु फिंगरप्रिंट की तरह इस्तेमाल करता है कि क्लाइमेट लीप एनालिसिस मल्टीवेरिएट प्रोग्राम, ये एक अभियान है जो कि क्लाइमेट के बारे में पता करता है और उसके डिफरेंट वेरिएशन पे। तो वो यहाँ पे क्या है, पत्तियों पे अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और पत्तियों पे अध्ययन किया जाता है मतलब बेसिकली क्या, पत्तियों पे जो प्रभाव पड़ा उस समय के जलवायु का, तो इसलिए पत्तियों को क्या जलवायु फिंगरप्रिंट के रूप में देखा जाता है। और उसके अंतर्गत क्या, जलवायु पत्तियों का आकार, साइज, किनारों का अध्ययन करके जो उस समय जलवायु रही होगी उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जो यहाँ नागालैंड में मिला उसके आधार पे उसमें जब का वो जीवाश्म था उसके बारे में पता लगाया गया कि उस समय किस प्रकार का मौसम रहा होगा, किस प्रकार की मानसूनी दशाएं रही होंगी। और यही है कि इसको क्या बोलते हैं, पैलियो क्लाइमेट अध्ययनों में उपयोगी है, खासकर वहां जहां अन्य जलवायु रिकॉर्ड जैसे बर्फ की परतें या निक्षेप उपलब्ध नहीं होते हैं। तो मतलब क्या, यहाँ पर तो बर्फ की परतें नहीं है ना भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रकार की, खास करके ये जो पूरा भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, तो वहां पे उस प्रकार के जीवाश्मों के ईंधन से ही पता चल सकता है कि यहाँ पे हिमानीकरण के प्रमाण जो भूतकाल में हुए थे उस प्रकार की घटना हुई है या नहीं है। यहाँ पे यही अतीत की गर्म ठंडी घटनाओं की तुलना में वर्तमान दशाओं को करके भविष्य की जलवायु प्रक्रियाओं का पूर्वानुमान करने में उपयोगी हो सकता है। चलिए, पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है सामाजिक क्षेत्र के लिए। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करता है कि एक तकनीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर ने पाया कि आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, जो कि विद्यार्थियों को सीखने लर्निंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लाभकारी बताया जा रहा है। तो वो काफी उनके द्वारा क्या है पाया गया है, उनके द्वारा रिसर्च में सीखने की दर को क्या कितना कर देता है, 2 गुना कर देता है। और ये आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए, जिसपे कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन उठते रहते हैं। ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि पढ़ाने को ऐसा तरीका जो कि कस्टमाइज कर देता है। कस्टमाइज मतलब कि विद्यार्थी के अनुसार, मतलब विद्यार्थी की रुचियों के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसकी कमजोरियों के अनुसार, उसके मजबूत पक्ष के अनुसार। तो कुल मिलाकर यही है कि प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यही है। और ये पारंपरिक जो वन साइज फिट ऑल जो हमारा ये है कि एक ही तरीके से सबको पढ़ाएंगे, उस जो कंसेप्ट है, वो जो अप्रोच है उससे डिफरेंट है। तो इसलिए इसकी चर्चा हो रही है, हम लोग इसे मेंस आंसर राइटिंग में कहीं लिख सकते हैं। अब सुर्खियों में रहा एक व्यक्तित्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी नेता, जिन्होंने क्या स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें क्या नमक मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाने की वजह से गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले। राज्यों का जो भाषाई पुनर्गठन हुआ 56 में, उस समय कौन था गृह मंत्री देश का? यही थे गोविंद बल्लभ पंत। गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। पुरस्कार क्या दिया गया? इन्हें भारत रत्न दिया गया 57 में। ये ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जन्म कब कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश नहीं, आज के उत्तराखंड में अल्मोड़ा में। और
जो उनकी शुरुआती जीवन शैली है, जीवन के बारे में है कि 1916 में कुमाऊं परिषद, ये पूछा जा सकता है यूपीएससी में भी, लेकिन ये पीसीएस स्तर पे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये 1930-23 में स्वराज पार्टी के टिकट पर, हाँ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये इंफॉर्मेशन है कि स्वराज पार्टी के टिकट पे ये चुनकर आए थे संयुक्त प्रांत के विधान परिषद में 1923 में। तो वहां से इनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। और इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनसे सीखने जाने वाले जो मूल्य हैं, मूल्य में साहस, सत्यनिष्ठा, करुणा, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नैतिक नीति शास्त्र के संदर्भ में। तो इस प्रकार यहाँ पे आज के सारे न्यूज कंप्लीट हुए और हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि आपने जो सीखा इस अंक से, उसे चेक करने के लिए डेली क्विज जो सेक्शन है वहाँ पे जाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आगे जो है इस प्रकार के अन्य न्यूज़ टुडे के अंक को देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।